हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर नीट एस्पिरेंट्स। तो बच्चों, जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और मेरे साथ करो ऑल कॉन्सेप्ट एंड PYQ। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आपके लिए। पूरे कॉन्सेप्ट को खोल के रख देंगे और एक एक चीज बारीकी से सीखेंगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जो भी कुछ आपको नया लगता है, पेन पेपर लेके नोट डाउन कीजिए। और बच्चों, कोई भी डाउट है तो कमेंट भी आप कर सकते हो, आपको पूरा पूरा जवाब मिलेगा। तो अभी क्या है कि बच्चों के अभी नीट के एग्जाम आने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी 12th दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अपेयर होने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नीट वाले बच्चों, हो जाओ तैयार और आओ फोड़ते हैं नीट के क्वेश्चंस को करते हैं और नीट को फोड़ डालते हैं इस बार भी और अगले साल भी, हर एक साल फोड़ेंगे। तो बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ चुके हो, एक बार देख चुके हो। फॉर्मूले आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होगा। और इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। जो बच्चे अभी 11th से 12th में गए हैं, होपफुली उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कर लिया होगा, तो उनको बहुत मजा आने वाला है। और जो अभी 12th दे चुके हैं उनके लिए तो खैर है ही ये वाला पूरा का पूरा वीडियो। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2022 वाला ही लाया हूं, लेटेस्ट बिल्कुल ताजा तरीन क्वेश्चन है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहले आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स। नहीं, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में सेमी कंडक्टर में थोड़ा उल्टा होता है, राइट। टेम्परेचर रेज करने से रेजिस्टेंस कम होता है सेमी कंडक्टर में और कंडक्टर में इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स, फॉर ये सी ऑप्शन इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। टेम्परेचर राइजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर्स। सी ऑप्शन, ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन, डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। याद रहेगा ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा आपको। जिन बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी डिटेल में पढ़नी हो उसके सारे लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। मैंने 3-4 पार्ट्स में उसको बनाया हुआ है, पूरा जो डिटेल है उसका। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो लिंक में बच्चे जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद कॉपर फॉर टेम्परेचर T फॉर कॉपर। तो बच्चों, एनसीईआरटी जब हम लोग ने किया था, पढ़ाई करी थी, चैप्टर नोट किया था, तो उसमें भी ये ग्राफ मिलता है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये ग्राफ आपको मिलेगा, ऑप्शन सी वाला ग्राफ, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है नीट एस्पिरेंट्स को। उसमें जो ग्राफ है सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे ग्राफ एनसीईआरटी वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ग्राफ आपको मिला था उसमें, आप चाहो तो एनसीईआरटी में देख सकते हो, ये ग्राफ वहां पे अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। The solids which have the negative temperature coefficient of resistance। negative temperature coefficient का मतलब टेम्परेचर रेज करेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो होता है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में। टेम्परेचर रेज करते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन है करने वाले। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। शायद कुछ बच्चों को ये वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो, एक ही बात है। इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया से तो मतलब नहीं है, टेम्परेचर से रिलेशन है उसका, ठीक है। ये एरिया से, लेंथ से कोई मतलब नहीं है उसे। तो ये ऑप्शन ए मिलेगा आपको, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। 2002 में आ चुका है नीट में। कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन। कूल डाउन किया गया है, ज्यादा से कम टेम्परेचर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ कूल डाउन करेंगे तो बेटे क्या होगा? कूल डाउन करेंगे तो टेम्परेचर जब लो हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास मेटल है, मेटल की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। बट इंक्रीज इन सिलिकॉन, हाँ
रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर जो हमारे पास सेमीकंडक्टर के लिए है वो बिल्कुल उल्टा फॉलो करता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिक्रीज इन कॉपर मेटल में। इसके लिए ऑप्शन ए आपको टिक मारनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, दिस वन, इसको ट्राई करो आप लोग। ठीक है, इसको ट्राई करो आप लोग। ब्रेक के बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ बच्चों करते हैं। 2017 नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है और आपके लिए बड़ा हलवा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लास 10th वाले भी अगर मैं बोलूंगा ना वो सॉल्व कर देंगे इसको, तो इतना इजी क्वेश्चन दिया गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohm if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be। बहुत सारे बच्चों को तो मैंने शॉर्टकट मेथड सिखा दिया है, वो देखते ही टिक मार देंगे। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको वो भी मेथड बता देता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चों को मेथड नहीं पता हो तो वो मेथड में बता देता हूँ। चलो देखो, कोई भी वायर हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी वायर इज टेकन टू बी ए सिलेंडर, कोई भी वायर इज टेकन टू बी ए सिलेंडर, वो सिलेंडर के जैसा होता है। इसकी लेंथ L ले लो और क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लो, इसको स्ट्रेच करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये n टाइम्स हो गया, NL हो गया, ये NL हो गया। और एरिया नहीं पता, A डैश। किसी भी वायर को आप खींचोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो A डैश हो गया, छोटा होगा वो। और A डैश के एग्जैक्ट रेशियो कुछ वॉल्यूम या वैल्यू हमारे को मालूम नहीं है, हम लोग मालूम कर सकते हैं। दिस इज द इनिशियल केस ऑफ लेंथ, दिस इज द फाइनल केस। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ना वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन सेम, क्योंकि इसमें ना ही कुछ नया वायर ऐड किया गया है, ना ही कुछ यहाँ से काटा गया है, फिर इसी को स्ट्रेच कर दिया गया है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होपफुली आपको मालूम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं, इसको, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये क्या है, ये लेंथ है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का फंडा आपको लगाना है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल क्या है, A डैश इनटू NL, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश इनटू लेंथ क्या है, NL है। तो यहाँ पे L और L तो गया, ये A बाई N हो जाएगा A डैश, दिस इज फाइनल एरिया। ठीक है ना, इनिशियल एरिया क्या है, A है, फाइनल एरिया है A बाई N। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो मैं यहाँ से अब रेजिस्टेंस की बातें करूंगा, मैं यहाँ से अब रेजिस्टेंस की बातें करूंगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, रो L बाई A। ठीक है, रो L बाई A। अब इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे, R डैश रो NL, लेंथ तो NL है, L तो है नहीं, और एरिया A डैश है। तो A डैश को हम लोग A बाई N में तो लिख सकते हैं ना, A डैश को A बाई N लिख सकते हैं, चलो अच्छी बात है। तो A डैश को A बाई N लिख सकते हैं, यहाँ पर A बाई N लिख दो, और ये N तो ऊपर चला जाएगा ना, ये जो N ऊपर चला जाएगा तो N स्क्वायर रो L बाई A, ये आपको मिल गया। अब रो L बाई A क्या है, इनिशियल R है, यही तो R है, यानी कि आपको जो R डैश मिला वो मिल गया N स्क्वायर इंटू R, दिस वन, R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R, बी ऑप्शन। आप इसको याद भी कर सकते हो, वायर को हम लोग N टाइम स्ट्रेच करेंगे, जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा N स्क्वायर इंटू R। ठीक है ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। तो क्लास 10 के बच्चों को मैंने सिखा रखा है, उनको ये क्वेश्चन दूंगा तो सीधा टिक मारेंगे, सर N स्क्वायर R आ गया आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये 2017 में क्वेश्चन था, होपफुली जिन बच्चों ने नहीं किया, जो अभी फ्रेश 12th में गए होंगे, उनको ये बातें समझ में आ गई होंगी, जो पुराने बच्चे हैं शायद उनको मालूम हो। चलो 2013 का क्वेश्चन है ये नीट का, a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length, the resistance of a stretched wire would be। यहाँ भी वही फंडा है बच्चों, पिछले क्वेश्चन के तरीके का आगे। तो
राइट, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। स्ट्रेच टू ट्वाइस है तो एन की जगह 2 लगाओ आप, ये क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा, और r क्या है 4 है, r की जगह 4 लिखो, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, ये 16 ओम हो गया ये, ठीक है ना, 16 ओम हो गया, है ना इजी। 2013 क्वेश्चन, 10 साल पहले की बात है। हाँ, नेक्स्ट है 2008। हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा बच्चों, सीखनी भी चाहिए। जो बच्चा जितना ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस लेगा, जो बच्चा जितना ज़्यादा सीखेगा, और जो बच्चा जितना ज़्यादा डाउट भी पूछेगा अपने टीचर से, अपने मेंटर से, वो बच्चे कुछ ना कुछ बनने वाले हैं, मतलब नीट क्रैक करने ही वाले हैं। A wire of a certain material is stretched slowly by 10%. 10% से stretch किया गया है। Its new resistance and specific resistance become respectively. Specific resistance मतलब resistivity। देखो resistivity को ना, resistivity को किसी लेंथ से मतलब होता नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर resistivity को अगर दिमाग में रखोगे तो आप आंसर क्या मारोगे, रेजिस्टिविटी के लिए सेम वाला फंडा आप लगाओगे, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी के लिए आप ये सेम वाला फंडा लगाओगे, तो सेम यहाँ भी है रेजिस्टिविटी, सेम यहाँ भी, बोथ रिमेन सेम नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। रेजिस्टिविटी वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं कर सकता, यहाँ चेंज दिखा रहा है ना, 1.1 टाइम हो जाएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस के लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस के लिए आपको कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है ना। यानी कि पहले लेंथ L है और बाद में लेंथ हो जा रहा है 1.1 L, क्योंकि 10% बढ़ गया ना, नहीं समझे। पहले लेंथ L था, फिर क्या लिखेंगे 10L/100, ये हो गया 1.1 L हो गया ना, सॉल्व करके। पहले लेंथ ये है, उसके बाद 1.1 L हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है, r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर r। n स्क्वायर का मतलब 1.1 का स्क्वायर इंटू r। ये 1 टाइम है, ये 1 है, ये 1.1, यानी कि लेंथ 1.1 टाइम बढ़ गया, 10% बढ़ गया, ऐसा क्या मतलब हुआ, 1.1 टाइम्स हो गया ना, L से 1.1 L, तो 1.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो कितना मिलेगा ये मिलेगा 1.21 R। दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कितना 1.21 टाइम्स हो गया नया रेजिस्टेंस, दिस इज द R डैश, तो 1.21 टाइम्स और सेम, तो डी ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी हैज नो रिलेशन विद एरिया और लेंथ, उसको टेम्परेचर से लेना देना है, जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ने वाला। तो हमारे टारगेट का यही आंसर था डायरेक्ट, इसको यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं थी, आप सीधा डी में टिक मार सकते थे, यही एक ऑप्शन बचता है, ये तीनों तो अपने आप कैंसिल हो गए ना। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहां पर कैलकुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा टिक। हाँ, the electric resistance of a certain wire of iron is R, its length and radius are both double, the resistance का इफेक्ट डबल रेजिस्टेंस। देखो जब भी हम लोग, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सेम काइंड ऑफ, the electric resistance of a certain wire of radius, a certain wire of iron is R, length and radius are double किया गया हो, तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, स्पेक्ट्रेट में हाफ हो ही नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, तो विल रिमेन अनचेंज, ये थोड़ा सही लग रहा है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें डबल ये भी गलत हो गया, रिमेन अनचेंज ये सही लग रहा है थोड़ा, ये गलत है, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बोथ रिमेन अनचेंज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो अपने आप ही आंसर मिल रहा है आपको, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो बी ऑप्शन इस तो बचता है। यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं कैलकुलेशंस कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर तो शॉर्टकट मार रहे हैं। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस R है, तो R हम लोग क्या लिखते हैं, रो L/A लिखते हैं, इक्वेशन 1। लेंथ है रेडियस बोथ डबल, तो R डैश क्या लिखेंगे हम लोग, रेडियस डबल। पहले एरिया आप ले सकते हो, पहले क्या ले सकते हो, रो L/πr², यहाँ लिखोगे रेडियस डबल, R की जगह 2R लिखोगे, ठीक है। ये हो गया 1/2 रो L/πr², रो L/πr² क्या है, ओरिजिनल वाला रेजिस्टेंस है, तो R डैश क्या हो जाएगा, R/2, R डैश क्या होगा, R/2, ये तो पूरा R है, तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, रेजिस्टेंस विल बी हाफ,
हो गया। हालांकि मैंने आपके लिए किया, अदरवाइज जरूरत नहीं थी करने की यहाँ पे कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस कौन सा होता है? फ्यूज होता है, ठीक है ना, आगे के सर्किट को बचा लेता है। चलो ये करते हैं 2016 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से करो। ठीक है, ये काम कर लेते हैं। ये भी है नीट पेपर 1 2016। The charge flowing through a resistance R varies with time t as Q is equal to AT minus BT square। क्या है? Q is equal to AT minus BT square, where A and B are positive constants. The total heat produced in R। ठीक है, टोटल हीट प्रोड्यूस आपसे मांगा गया है। तो हम लोग हीट प्रोड्यूस के लिए फॉर्मूला तो है बच्चों हमारे पास, क्लास 10 में भी था, 12th में भी था। हीट प्रोड्यूस्ड क्या था? आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये था हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था? वेरिएबल्स आपके सामने आ गए हैं। Q इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, मतलब चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। Q इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, ये हो जाएगा dQ बाई dt A माइनस 2BT, ठीक है ना। तो dQ बाई dt क्या होता है? करंट होता है, I होता है, A माइनस 2BT। द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन R, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस के लिए मेरे को चाहिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग काम करने वाले हैं, स्मॉल हीट फॉर, देखो यहाँ पे क्या है? करंट यहाँ वेरिएबल है, करंट यहाँ कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल के टर्म में, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, स्मॉल हीट प्रोड्यूस इन टाइम डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई स्क्वायर आर इंटू डी टी करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, 0 से t टाइम टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। तो dQ बाई dt हो गया करंट, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा आई स्क्वायर A माइनस 2BT आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, ठीक है ना। अब टाइम क्या निकालेंगे? टाइम आपको यहीं से निकालनी पड़ेगी। टाइम वेरीज, कहीं ना कहीं मान लेते हैं करंट थोड़े टाइम के बाद जीरो हो जाता होगा, तो यहाँ पर हम लोग टी को, आई को यहाँ पे जीरो ले सकते हैं। तो आई को अगर जीरो ले लें तो मुझे क्या मिलेगा? A/2 ये टाइम मिल गया। जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी मैक्सिमम होकर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टाइम हो गया जीरो से लेकर के A/2b, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग डालने वाले हैं वो हो A माइनस 2BT का होल 3/3 माइनस ऑफ 2b बाहर आ जाएगा, और लिमिट है 0 से लेकर के A/2b, ठीक है। तो A/2b डालेंगे तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है ना। A/2b डालेंगे ये जीरो हो गया, माइनस करके फिर जीरो डालेंगे, और R भी है इधर। तो पहला आप A/2b डालोगे तो जीरो हो गया, और जीरो फिर माइनस करके हम लोग अब यहाँ पर t की जगह जीरो डालने वाले हैं, A बाई माइनस ऑफ 6b होगा, ठीक है। टी की जगह जीरो डालेंगे A बाई माइनस, हालांकि ये क्यूब है तो ये A क्यूब हो जाएगा ऐसे, माइनस माइनस प्लस, तो ये R A क्यूब अपॉन 6b, R A क्यूब अपॉन 6b, सी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। सी ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है बच्चों, शानदार, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो कभी कोई वेरिएबल आ जाए तो घबराने नहीं, कैलकुलस हमारे पास है हेल्प करने के लिए, ठीक है बच्चों, कैलकुलस नहीं भूलना है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन पॉइंट, गिवन सर्किट। तो इस सर्किट में आपको VA माइनस VB फाइंड करने को बोला गया है। तो किरचॉफ लॉज है ना बच्चों आपके लिए हेल्प करने के लिए, किरचॉफ लॉ जब तक है तब तक टेंशन नहीं लेने का। तो आप एक काम करो, VA से VB के बीच में किरचॉफ लॉ लगा लो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर यहाँ तो सर्किट ही क्लोज नहीं है, कैसे लगाएं किरचॉफ लॉ? तो इस तरह के केसेस में जहाँ सर्किट क्लोज नहीं हो, दो पॉइंट के बीच में आपको लगाना हो किरचॉफ लॉ,
आप एक इमेजिनरी वायर ऐसे लेके जोड़ दो और खुद से सर्किट कंप्लीट कर लो। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, पहले ए से स्टार्ट करते हैं, वी ए अलॉन्ग द करंट जाते हैं तो लिखते हैं माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर, आई भी 2 है, आर भी 2 है, फिर माइनस हो जाएगा 3 वोल्ट क्योंकि हम नेगेटिव साइड को तो बैटरी से निकल रहे हैं। अगर आपको किरचॉफ लॉ की इनसाइड स्टोरी चाहिए और भी डिटेल में चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा बच्चों, आप ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना। जिन बच्चों ने कर लिया है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, उनको समझ में आ रहा होगा। माइनस आई इंटू आर माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में सवाल होगा ये पॉजिटिव वी है माइनस वी बी क्यों? हम लोग क्या करते हैं ना किरचॉफ में मान लेते हैं कि चलो ये हाई पोटेंशियल साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, करंट फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो हाई वोल्टेज साइड को पॉजिटिव आप रख सकते हो, लो वोल्टेज साइड को आप नेगेटिव ले सकते हो और लेने भी चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, वी ए माइनस वी बी, -4 को उधर ले जाएंगे +4 हो गया, -3 को उधर ले जाएंगे +3 हो गया, -2 को उधर ले जाएंगे +2 हो गया, तो ये 9 वोल्ट आपको मिल गया, पॉजिटिव 9 वोल्ट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, बढ़िया। चलो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, पेपर 2 2016। आगे बढ़े थोड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। In the circuit shown, the cells A and B have negligible resistances. For VA is equal to 12 volt, R1 is equal to 500 ohm, R is equal to 100 ohm. Galvanometer shows no deflection. The value of VB बताइए, VB बताइए ऐसा। Galvanometer shows no deflection का मतलब क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना बच्चों? दिख रहा है। नो डिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि आपको यहाँ से करंट नहीं दिया, यहाँ पे इस सर्किट में करंट है ही नहीं। ठीक है ना, R1 की वैल्यू है 500, R1 की वैल्यू है 500 ओम और R की वैल्यू है 100 ओम। द वैल्यू ऑफ VB, बैटरी जो VB इसकी वैल्यू मांगी गई है आपसे, तो आप क्या करोगे, करंट यहाँ से निकालो, VA 12 वोल्ट है तो करंट यहां से निकलेगा, पूरा करंट इधर ही आएगा ऐसे, तो किरचॉफ से लगा लो फिर से, क्या लिखेंगे, VA माइनस करंट कितना है नहीं मालूम, I इंटू R1 माइनस I इंटू R, वापिस वही आ गए इज इक्वल टू 0। जिसका भी किरचॉफ लॉ में दिक्कत है, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग स्टडी कर लेना एक बार, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेगा बच्चों। VA 12 है, I पता नहीं, R1 की वैल्यू 500 है, I पता नहीं, R की वैल्यू 100 है, ये हो जाएगा 12/600 दैट इज I, 1/50 एम्पियर, I हो गया 1/50 एम्पियर करंट। ठीक है ना, बढ़िया, ये I हमें मिल गया 1/50 एम्पियर। चलो अच्छी बात है, करंट मिल गया, हमें निकालनी है VB। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो बैटरी है इसके क्रॉस लगा है ना, पैरेलल में लगा है, तो R के पास जो वोल्टेज होगा वही VB के पास होगा, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। तो R के पास वोल्टेज निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू I है 150 इंटू R है 100, 2 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट, VB की वोल्टेज आ रही है 2 वोल्ट। चलो अच्छी बात है, 2 वोल्ट है हमारे पास, ऑप्शन डी में टिक मार दो फटाफट। ठीक है बच्चों, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, लेकिन आपको ना पेन पेपर लेके मेरे साथ साथ ध्यान से लिखना भी पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सीखना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। In a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeter length of wire. पोटेंशियोमीटर की बात आ गई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में खासकर मुझे मालूम है कि पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया था, तो जिन बच्चों ने पोटेंशियोमीटर पिछले साल नहीं किया है या अभी भी नहीं किया है, मैं उसका लिंक यहाँ डाल दूंगा, डिटेल स्टडी एक बार कर लीजिए। 1 घंटे बैठेंगे तो आपका पोटेंशियोमीटर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक क्वेश्चन बहुत ही हलवा लगेगा। Potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt gives balance point 36 centimeter of wire
If another cell gives the replace the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs. ठीक है ना. तो according to principle of potentiometer, ये जो EMF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है. ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है. तो मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू K इंटू एल. K इज कांस्टेंट एम्पियर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं. तो EMF मेरे पास कितना है, 1.5 वोल्ट है, K है और लेंथ है 36 सेंटीमीटर. इक्वेशन 1. ठीक है. दूसरे के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला लगानी है. यहाँ पे 2.5 वोल्ट है, ये K है और ये लेंथ है, दिस इज इक्वेशन 2 है. ठीक है. इसको डिवाइड कर दो आप. इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1.5 अपॉन 2.5, K के खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 36/L. ठीक है ना. तो ये 3/5 हो जाएगा, ये 5/5 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, ये L हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा, L हो जाएगा 60 सेंटीमीटर. ठीक है. बस हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें. L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. ऑप्शन डी 2021 का क्वेश्चन है ये. 2021 का क्वेश्चन सर. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी क्योंकि क्वेश्चंस नेट के करने हैं बहुत सारे. पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग. दूसरा क्वेश्चन है एंड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट. कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट. The two cells are connected in series first to support one another. लैंग्वेज पे ध्यान देना बच्चों. Support one another. Then in opposite direction. देखो, then in opposite direction, the balance point are obtained to be 50 and 10 from the positive end of the wire. In the two cases, the ratio of EMF is. ठीक है, ध्यान से देखना है बच्चों. पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग. अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहां पर एक डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर लो. दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर AB. इसके पास अपना एक बैटरी होता है और अपना कुछ रेजिस्टेंस सिस्टम हो सकता है ऐसे. तो ये पोटेंशियोमीटर वायर का जो आपका जो रफ डायग्राम है ऐसे लिख सकते हैं. और यहाँ पर बोला गया कि दो बैटरी है, एक बार सपोर्ट वन अनदर है. इसका मतलब ये है, दिस इज सपोर्ट वन अनदर का मतलब हो गया बैटरी एक ही जैसे लगे हैं, प्लस माइनस. ठीक है ना. तो इनके लिए जो आपके पास जो बैलेंस लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर. इसके पास जो बैलेंस लेंथ है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर. ऐसे लिखेंगे ना, 50 सेंटीमीटर. फिर बोला गया है कि अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किया गया है दूसरी बार में. तो आप फिर से पोटेंशियोमीटर डायग्राम ड्रॉ कर लो. फिर से पोटेंशियोमीटर डायग्राम ऐसे आप ड्रॉ कर लो. ठीक है ना. तो ये लेंथ हो जाएगा L'. ये अपोजिट में कनेक्टेड है, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, बिल्कुल अपोजिट कनेक्शन है. तो जब बैटरी इस तरह के लगे हों तो हमें मालूम है हमें यहाँ पे दोनों EMF ऐड करने होते हैं. और बैटरी जब अपोजिटली कनेक्टेड हो तो यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाता है, डिफरेंस लेना पड़ता है. तो ये दो केसेस आपको दिए गए हैं. इसके लिए 10 सेंटीमीटर लेंथ है. ठीक है. और इसके लिए 50 सेंटीमीटर लेंथ है. ध्यान रखना, जब वोल्टेज ज्यादा तो बैलेंसिंग लेंथ भी ज्यादा. टोटल वोल्टेज कम हो गया यहाँ तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो गया बच्चों. ठीक है. इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है. तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू 50. दूसरा है E1 माइनस E2 K इंटू 10. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं. रेशियो ऑफ E1/E2 चाहिए तो डिवाइड कर दो. दिस डिवाइडेड, K गया, 0 0 गया. तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 5. ठीक है. तो यहाँ क्या लिखेंगे, E1 प्लस ऑफ E2 5E1 माइनस 5E2. ठीक है. E1 को अब सॉल्व कर लेते हो. माइनस 5E2 को इधर ले आओ तो 6E2 हो गया, दैट इज 4E1 हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 3/2. तो E1 E2 का जो रेशियो आ गया वो 3/2 आपको मिल गया. पोटेंशियोमीटर इतना भी मुश्किल नहीं जो बच्चों को लगता है. ठीक है. चलो मैं लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ लेना एक बार. और दूसरी बात, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है. मीटर ब्रिज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं. 2020 नीट में आए हुए हैं. सारे नीट के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं पास्ट ईयर्स. और मीटर ब्रिज हो या पोटेंशियोमीटर हो, सारे बहुत इजी होते हैं. आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो यार, कुछ भी नहीं है इसमें.
A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balance a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge in the ratio 3:2. ठीक है. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, the length of 1 ohm of the resistance wire is. ठीक है ना. ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो, ब्रेक के बाद सॉल्व करते हैं. हाँ बच्चों, ये भी आ चुका है क्वेश्चन 2020 में आ चुका है बच्चों. 2020 लॉकडाउन के टाइम, राइट, लॉकडाउन के टाइम इजी क्वेश्चन था. वैसे आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज. तो पहले मीटर ब्रिज बना ले, कैसा होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो दिमाग में. मीटर ब्रिज कैसा होता है, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, बीच में ये डंडी, बीच में डंडी दे दो और एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसा, राइट. ये एक्स ले लो, ये आर ले लो, और यहाँ तो बैटरी कनेक्टेड होता था ना, ऐसे कुछ डिवाइड होता था, ऐसे कुछ होता था. तो ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2. ठीक है, चलो ऐसा कुछ रफली होता है. लेफ्ट गैप, राइट गैप, 10 ओम इन द राइट गैप, इसकी वैल्यू 10 ओम बोला गया है, 10 ओम. A point which divide the bridge in the ratio 3:2. L1 by L2 कितना है, 3:2. If the length of the resistance wire यानी कि X वाले का लेंथ है 1.5 मीटर, then the length of 1 ohm. तो कितना इजी क्वेश्चन देते हैं बताओ यार, ये कैसे काम चलेगा, इतनी इजी. X by R is equal to L1 by L2. यही तो लिखते हैं ना वो रेशियो, X by R L1 by L2. X by R, R की वैल्यू 10 है और L1 by L2 कितना है, 3/2 है. 2 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा X is equal to 15 ओम. ठीक है. तो ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसकी लेंथ कह रहा है कि 1.5 मीटर है, यानी कि 15 ओम के लिए आपके पास है 1.5 मीटर लेंथ. तो यहाँ पूछा गया है कि 1 ओम के लिए कितना होगा. बहुत सीधी सी बात है. तो 1 ओम के लिए कितना होगा, 1.5/15, दैट मींस 0.1 मीटर. ठीक है, 0.1 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी हो गया. बताइए, ऐसे ऐसे हलवा क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर कोई भी बच्चा सॉल्व कर देगा. ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं. हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है 2000 में आ चुका है आपके लिए, और इसको आप ध्यान से देखो. इसको आप देखते ही सॉल्व कर दोगे फटाफट. क्या व्हीट स्टोन ब्रिज है ये ना. देखो इसका रेशियो पहले देखो. इस ऐसे सर्किट में जाते ही ना, नजर दौड़ते ही सबसे पहले रेशियो चेक करने का मन होता है. द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी. टोटल रेजिस्टेंस आपसे मांगा गया है ए और बी के बीच में. तो देख लो 3/4 का रेशियो है, इधर भी तो 3/4 है. 6/8 क्या होगा, 3/4. जब ये दोनों रेशियो सेम हो जाए, 3/4 6/8 यानी कि 3/4, दोनों रेशियो सेम हो गया ना, यानी कि बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा. बीच वाले को आप हटा दो एंड ड्रॉ द न्यू सर्किट. तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है. बीच वाले को हटाना है, सॉरी, बीच वाले को हटा दो, बाकी को आप ड्रॉ कर लो. ठीक है, ये बी हो गया, ये ए हो गया. ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम. ठीक है, अब ये कितना आसान है. 4 + 3 7, 8 6 14. 7 and 14 आर इन पैरेलल. ठीक है ना. तो क्या लिखेंगे, 14 × 7 अपॉन 14 + 7. तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया R. तो क्या हो गया, 14 × 7 अपॉन 21. तो 7 3 × 21, यानी कि 14/3 आपको मिल गया. है ना, इजी. बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, हलवा है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं. होपफुली आपको इसमें समझ में आया होगा. नहीं भी समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिख सकते हो, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा. तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में. आपके नीट के लिए नए वीडियोज में डेली डालूंगा. सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन के साथ अपडेट्स मिलेंगे आपको. बाय बच्चों, टेक केयर.